पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं भाई साहब, उसी क्रम में बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 की एक क्लास रहेगी कि आपकी परसेंटेज को चमकाने का काम कर देगी भैया। परसेंटेज में 4 चांद लगा देगी, है ना। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, जिस विश्वास से आप मैं ये क्लास देखेंगे, हम दावा करते हैं आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे भैया, है ना। यकीन कर लेना अपने इस भाई पर, और चीज़ों को बहुत तगड़े तरीके से हम आपके माइंड में फिट कर देंगे। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं, क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के साथ, और जिसमें हम इंक्लूड करेंगे पीवाईक्यू ट्रैप का मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको फंसा सकती है एग्जाम में, और कॉन्सेप्ट के साथ एक एक एमसीक्यू को आपके माइंड में फिट करके हम मानेंगे। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत बेहतरीन और तगड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो को हम इसको कंप्लीट करेंगे, और आप खुद बताना लास्ट में क्या सच में पूरी YouTube पर दमदार क्लास है या नहीं। अब चलेंगे, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। कम टाइम में हम ज्यादा चीजें देने में भरोसा करते हैं भैया। चलेंगे, बात करेंगे पहले एमसीक्यू की। बिजनेस इकोनॉमिक्स मुख्यतः किससे संबंधित है? पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में आपको 1 से 2 बातें पता होना चाहिए। देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो हिस्सा होती है अप्लाइड इकोनॉमिक्स का। किसका हिस्सा होती है? तो भाई साहब अप्लाइड इकोनॉमिक्स का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स का जो है वो हिस्सा है कौन? आपने कहा बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहली बात क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब इसमें जो चीजें होती हैं वो पहले तो आप टर्म याद रखो। कौन सा? एक तो है डिमांड, है ना, डिमांड। दूसरा है आपका कॉस्ट। तीसरा आपका है रेवेन्यू, है ना, तीसरा आपका है रेवेन्यू। और चौथा आपका रहेगा प्राइसिंग, ठीक है। चौथा क्या रहेगा आपका? प्राइसिंग। तो इन सब को आपस में जो इनका रिलेशन होता है, ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इन सब की जो डिमांड, प्राइसिंग, कॉस्ट, रेवेन्यू, इन सब की जो एनालिसिस है वो किस में होती है? आपने कहा बिजनेस इकोनॉमिक्स में होती है और अप्लाइड इकोनॉमिक्स में होती है। अच्छा, जब हमने एक बात समझी कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो हिस्सा है अप्लाइड इकोनॉमिक्स का, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है भाई साहब? रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ती है, यानी कि प्रैक्टिकल तरीके से जो चीज़ें हैं हमारे सामने होती है, और हमें जो डिसीजन है वो लेने में बहुत आसानी हमें यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की, भाई साहब ऑप्शंस पढ़ने में हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मेरे भाई। देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो अगर हम देखें किससे संबंधित है, तो आपने कहा सर प्रैक्टिकल और डिसीजन मेकिंग से जो है वो आपका संबंधित हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि पहले क्वेश्चन को आपने बहुत तगड़े तरीके से तोड़ के रख दिया होगा, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन को 3 से 4 लाइन के साथ पूरा कंप्लीट करते हैं, ताकि अगर यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बने तो भाई साहब बचे ना, ठीक है। और भाई साहब विश्वास रखना अपने इस भाई पर, एक एक चीज आपके माइंड में फिट कर दूंगा, बस फोकस के साथ वीडियो को देखते जाना। चलिएगा, देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो भाई साहब हिस्सा है किसका? अप्लाइड इकोनॉमिक्स का। और जिसमें जो चीजें हम समझते हैं, थ्योरेटिकल भी समझते हैं और प्रैक्टिकल के साथ, यानी कि दोनों चीजों को मिक्स करके हम चीजों को समझते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसमें जो डिमांड है, कॉस्ट है, रेवेन्यू है और प्राइसिंग है, इन सबका एनालिसिस होता है, ठीक। मैनेजर को जो है वो डिसीजन लेने में यहाँ पे मदद मिलती है। सिंपल सी बात है। कैसे मिलती है? कि भाई साहब क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना है और कितना लेना है, सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हम यहाँ से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इसका जो फोकस है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अच्छा, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, या फिर हम देखें चाहे अप्लाइड इकोनॉमिक्स को देखें, तो इन सबका जो मेन टारगेट होता है वो होता है कि लाभ को बढ़ाना। क्या टारगेट है? लाभ को बढ़ाना, यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अच्छा, और जो लॉसेस हैं, लॉसेस को क्या करना? आपने कहा लॉसेस को कम करना, यानी कि लॉसेस को मिनिमाइज करना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत तगड़े तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। ऐसे ही तगड़े तरीके से हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और एक एक बात आपके माइंड में फिट कर देंगे, और जब आप एग्जाम हॉल से आएंगे ना तो मुस्कुराते हुए आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ समझ लो तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब बात करते हैं ना पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार कंटेंट देने की, भाई साहब एग्जाम्पल देने से हम पीछे कैसे हट जाएं। सुन लो, मान लो भैया कि आईपीएल चल रहा है, ठीक है, आईपीएल फाइनल चल रहा है। जो फूड डिलीवरी एप्स हैं, जैसे आपका जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, है ना, इन सब की जो डिमांड है, इन सब की डिमांड जो है वो पीक देख करके डिलीवरी चार्ज 30 रुपए से 90 रुपए कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? इसलिए कर देते हैं कि भैया यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है ना, खाने की डिमांड, भोजन की डिमांड यहाँ पे बढ़ गई, तो डिलीवरी चार्जेस जो है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। ये रैंडम नहीं है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक डिसीजन है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। कैसे हिस्सा है? देखिए, डिमांड अगर बढ़ गई है ना तो उसका प्राइस भी बढ़ गया। अच्छा, प्राइस भी बढ़ गया तो इस हिसाब से देखेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ गया मेरे भाई, है ना। इस हिसाब से देखेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ गया मेरे भाई। चलेंगे, अब हम यहाँ पे जो रिलेशन समझेंगे आगे कि डिमांड और प्राइस में क्या संबंध होता
होता है एक्चुअल में, और ये कब अपवाद बनता है ना, या फिर हम गिवन गुड्स की बात करेंगे तो सब चीजों को लॉ ऑफ डिमांड के साथ सब कुछ कंप्लीट करेंगे बहुत तगड़े अंदाज में। बस वीडियो को अंत तक देखते चले जाना। अब बात करते हैं दूसरे एमसीक्यू की, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। देखिए अगर लेखक की बात करें तो कौटिल्य साहब जो है अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे। इनका एक और नाम आप जानते होंगे, भली भांति एक और नाम से परिचित होंगे, चाणक्य के नाम से इनको जाना जाता है। और ये वही चाणक्य है जो भाई साहब बहुत दिमाग के तेज माने गए। अब जो मेन चीज़ है अर्थशास्त्र से रिलेटेड वो आप समझ लो। देखिए कर निर्धारण, पहले आप तीन चीज़ें समझो। कर का निर्धारण यानी कि जो टैक्सेशन है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ट्रेड यानी कि जो व्यापार से संबंधी गतिविधियां हैं। और तीसरे की बात करेंगे भाई साहब जो शासन प्रबंधन है। ठीक है, तो इन सब की जो बेहतरीन जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलेगी, वो अर्थशास्त्र मिलेगी। क्यों मिलेगी, कि भाई साहब लिखा ही कौटिल्य साहब ने है ना, ऐसी बात नहीं है। मेन ये चीज़ है कि जो अच्छे तरीके से जो आपको राजनीति सीखना है, व्यापारिक गतिविधियां सीखना है, शासन का प्रबंधन सीखना है, कर कहाँ कहाँ लगाएं, चीज़ें समझनी है, तो वो सब की जो जानकारी हमें मिलती है, वो अच्छा ज्ञान हमें मिलता है, वो मिलता है अर्थशास्त्र, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे कि अर्थशास्त्र के ज्ञान में जो है वो आर्थिक प्रबंधन और राजनीतिक प्रबंधन, इन सब का ज्ञान भैया कूट कूट करके इसमें भरा है। ठीक है, अब 2 से 3 लाइन के साथ, माफ करना 3 से 4 लाइन के साथ एक्सप्लेनेशन में हम इस चीज को भी पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले आप समझ लो कि जो कौटिल्य साहब हैं, चाणक्य साहब हैं, वो इंडिया के अर्लीस्ट इकोनॉमिस्ट में एक हैं। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज जो हम समझ रहे थे किसमें, टैक्सेशन, ट्रेड और जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो शासन प्रबंधन है, सब चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन है। किसमें, आपने कहा अर्थशास्त्र में। ठीक, बहुत बढ़िया। यह जो है अर्थशास्त्र जो है केवल एक बुक नहीं है, पूरे तरीके से देखा जाए तो इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी कि जो आपका आर्थिक प्रबंधन और राजनीतिक प्रबंधन, इन सब का जो ज्ञान है वो कूट कूट करके अर्थशास्त्र में भरा हुआ है, पहली चीज। ठीक है, अब एक बात और हम यहाँ पे समझेंगे कि आज के बजट में जो टैक्स सिस्टम की जड़ है वो यहीं से मिलती है। ठीक है, कहाँ से मिलती है, तो हमारे जो कौटिल्य साहब हैं उनके अर्थशास्त्र से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ जरा हम समझ लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले के समय में जो है वो इकोनॉमी नहीं थी। जो आज के टाइम की इकोनॉमी प्लान की जा रही है वो कैसे होती है भैया, जीएसटी की वजह से, है ना, टैक्स लेकर के, है ना। तो सब साइड जो चीज़ें मैनेज करती हैं सरकार आज के टाइम पे, वो कहाँ से करती हैं, वो इन सब चीज़ों से, टैक्स वगैरह से जो इकोनॉमी है उसको मेंटेन किया जाता है। लेकिन पहले के टाइम में अगर हम देखें भैया, तो पहले के टाइम में भाई साहब क्या होता था, प्राचीन समय में राजा रिसोर्सेज मैनेज करते थे, है ना, रिसोर्सेज वो मैनेज करते थे। तो इसका मतलब यह है कि 2000 साल से पहले भी इकोनॉमी जो प्लानिंग है वो चली आ रही थी, तब तो चीज़ें मैनेज होती थी ना, है ना। प्रजा का हित भी तो करना है हर तरीके से, तो वो किस तरह से मैनेज किया जाए कि जिससे प्रजा भी खुश रहे और चीजें भी आराम के साथ होती चली जाए। मेरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन बात करेंगे तीसरे एमसीक्यू की, है ना। उम्मीद करेंगे कि 2 एमसीक्यू को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से तोड़ा होगा, है ना। एक एक चीज आपके माइंड में मैं फिट करने में हो सकता है सक्षम हो भी पाया हूं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। लेकिन भाई साहब ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक करते जाना। अगर आपने वीडियो को नहीं किया है तो फिर बेईमानी है ना। पूरी जान लगाते हैं एक एक चीज़ समझाने में आपके माइंड में। ठीक है, और आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर ये बेईमानी रहेगी। लाइक कर दो भैया, गुरु दक्षिणा का काम करेगी आपकी एक लाइक। अब यहाँ समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या रिलेशन होता है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को होना चाहिए था कि डिमांड और प्राइस में क्या अंतर होना चाहिए, है ना। डिमांड में और प्राइस में क्या अंतर होना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से समझेंगे कि जो डिमांड और प्राइस है इसमें जो रिलेशन होता है मोस्टली रिलेशन इनवर्स होता है। कैसा रिलेशन होता है, आपने कहा भैया इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशन होता है 1/में। जैसे जो आपकी डिमांड है, डिमांड में जो रिलेशन है 1/, आपका प्राइस, इस तरह से होता है। ठीक है, या फिर इस तरह से देखेंगे प्राइस तो 1/, डिमांड, इस तरह से रिलेशन होता है। कैसे होता है इस चीज को हम आपको आगे समझाते हैं, तो एक एक बात आपके माइंड में फिट हो जाएगी। सुनिएगा, पहले एग्जाम्पल बता दें, पहले एग्जाम्पल के साथ सुन लो। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा है इस बार। देखिए एक्सप्लेन कैसे करेंगे, माफ करना, एग्जाम्पल के साथ कैसे समझेंगे। देखिए जैसे 50,000 रुपए का फोन है, ठीक है, उसका प्राइस जो है वो 35,000 हो गया, है ना। 35,000 हो गया तो लोग क्या करेंगे, लोग इंस्टेंटली उसको बाई करेंगे। ठीक है, रातों रात अगर ये सेल लग गई ना फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, जो बहुत तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो बेचती हैं, अगर ऐसी जगह सेल लग गई ना तो रात के 12-12 बजे भी लोग जाग जाग करके चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है,
और लेकिन वही फ़ोन अगर 70,000 का हो जाए, 50,000 से अगर 70,000 का हो जाए तो फिर क्या करेंगे? लोग फिर वेट करते हैं कि भैया सस्ता होगा तब हम खरीदेंगे। अब इससे आपको क्या बात पता चली बताओ? इससे ये बात पता चली कि देखिए जब प्राइस आपका कम हो रहा था, है ना, प्राइस आपका कम हो रहा था तो लोगों की डिमांड कैसी थी? बढ़ रही थी। यानी कि प्राइस कम और लोगों की डिमांड कैसी? ज़्यादा। पहली चीज़, ठीक है, इस चीज़ से क्लियर हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ हम यहाँ से क्या समझेंगे? देखिए भाई 50,000 से 70,000 यानी कि जो प्राइस है बहुत ज़्यादा, प्राइस बढ़ गई तो लोग ने वेट किया, मतलब डिमांड उसकी कम हो गई। समझ गए? इसीलिए ये जो है वो उल्टा रिलेशन है। कैसा? मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी मेरे भाई। समझ गए? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइस अगर बढ़ रही है ना, प्राइस बढ़ रही तो डिमांड भी बढ़ रही, ये भी है। तो ये कब होगा, कैसे होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आप एक्सप्लेनेशन के साथ जरा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि प्राइस जो है अगर ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम हो जाए तो भाई साहब डिमांड ज़्यादा हो जाती है। सिंपल सी बात है। ये रिलेशन तभी वैलिड होता है जब बाकी के जो फैक्टर है वो कॉन्स्टेंट रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे 4 नंबर MCQ की। भाई साहब बहुत तगड़े तरीके से चीज़ों को हम कराते हैं। एक क्लास में भैया एक यूनिट को हम कंप्लीट करने का जो वादा करते हैं भाई साहब, ऐसा नहीं कि कोई पार्ट 2 पार्ट 3 ला करके हम चीज़ें कंप्लीट कर, नहीं, कोई पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं आएगा। एक क्लास में बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 कंप्लीट है तो भाई साहब कंप्लीट है, बहुत तगड़े तरीके से कंप्लीट है। पूरे यूट्यूब पे आप कंटेंट को मैच कर लेना और आप बता देना कि सच में कंटेंट दमदार है या नहीं है। बताओ, यहाँ पर उसी वैसे ही मतलब हवाबाजी करते हैं। 4 नंबर का MCQ आपके डिस्प्ले पर रहेगा। और भाई साहब अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं अपने परिवार एमबीए शिवम को तो आप 3 साल टेंशन फ्री रहेंगे अपने बीकॉम से। क्यों रहेंगे? क्योंकि भैया एक एक चीज़ को हम हर सेमेस्टर में कंप्लीट कराते हैं, हर विषय को कंप्लीट कराते हैं और लास्ट में मैराथन भी देते हैं, ताकि आपकी जो परसेंटेज है वो चमक जाए, उसमें 4 चांद लग जाए भैया, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, जुड़ जाओ। पहली बार अगर चैनल पर विजिट की है तो ईमानदारी के साथ जुड़ जाओ। भाई साहब बाल बांका नहीं होगा, अपने भाई पर विश्वास रखना बस। 4 नंबर का MCQ आपके डिस्प्ले पे कि निम्न में लॉ ऑफ डिमांड का अपवाद कौन है? लॉ ऑफ डिमांड का अपवाद की अगर हम बात करेंगे तो भैया यही है गिफन गुड्स, है ना, यही है गिफन गुड्स। अच्छा, गिफन गुड्स क्या है? गिफन गुड्स को अगर हम सिंपली समझें तो भैया हम उसको अपने तरीके से समझाते हैं कि मजबूरी में खरीदी जाने वाली वस्तुओं को हम मोस्टली हम तो कहते हैं गिफन वस्तुएं। कैसी? देखिए जो निम्न स्तर की वस्तुएं हैं, निम्न स्तर की वस्तुएं क्या है? तो रोटी है, चावल है, ये निम्न स्तर की इसलिए है ताकि हमें इन सब की क्या है? बेसिक नीड है। आटा है, ये क्या है? आलू है, इन सब की बेसिक नीड है। तो जो निम्न स्तर की वस्तुएं हैं, मूल्य में वृद्धि होने पर भी इनकी मांग बढ़ती है। क्या होती है? मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए तब भी इनकी मांग बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि मजबूरी में ये चीजें खरीदनी ही पड़ेंगी। ये अत्यंत आवश्यक निम्न स्तर की, इनको हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं, ये होती हैं और जिनकी कीमत बढ़ने पर भैया मांग घटती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है। किस तरह से बढ़ती है अभी हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं। देखिए गिफन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल होता है। गिफन गुड्स में क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्राइस होने पर भी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है। प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड भी मेरे भाई इंक्रीज होती है। अच्छा, क्योंकि कंज्यूमर के पास बेटर सब्स्टिट्यूट नहीं होता, है ना। अब बेटर सब्स्टिट्यूट अगर नहीं होगा तब फिर क्या करेगा भैया? पैसे चाहे जितने अधिक बढ़ जाएं कोई वस्तु के, वो तो हमें खरीदनी ही पड़ेगी। क्यों खरीदनी पड़ेगी? उस चीज को हम एग्जांपल के साथ समझाते हैं तो आपके माइंड में एक एक बात फिट हो जाएगी मेरे भाई। चलेंगे। अच्छा, इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि ला उल्टा जो है वो काम करता है। ठीक है, अब जब इनकम इफेक्ट की बात करेंगे तो वो अलग चीज यहाँ पे हो जाएगी, उसको हम अलग समझेंगे। पहले आप यहां देख लो एग्जाम्पल के साथ। देखिए गरीब परिवार में आटा ही मेन फूड है ना। आटा ही क्या है? मेन फूड है। अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि भाई ड्राई फ्रूट खा लो या जो अदर चीज़ें हैं फ्रूट्स वगैरह, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या है भैया? आटा ही जो है वो मेन चीज़ें हैं। तो अगर आटा 20 रुपए से 40 रुपए किलो हो गया है ना, 20 रुपए से 40 रुपए किलो हो गया है, तो क्या होगा? आटा तो खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो मजबूरी में क्या है? ज़्यादा आटा खरीदेंगे, है ना। क्यों खरीदेंगे? इसलिए खरीदेंगे कि भैया ऐसा ना हो कहीं कि वो 40 से और 60 ना हो जाए या 80 ना हो जाए, तब हो सके कि उस टाइम हम ना खरीद पाएँ। तो इसलिए क्या है? प्राइस भी बढ़ गया लेकिन उसकी डिमांड भी बढ़ गई। डिमांड क्यों बढ़ गई? क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो क्या है भाई साहब? निम्न स्तर की ऐसी वस्तु है जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। यानी प्राइस भी हाई तो फिर भी उसकी डिमांड कैसी हो गई? तो भाई साहब हाई हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन को भी आपने बहुत तगड़े तरीके से तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? क्योंकि आप एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। 5 नंबर का MCQ आपके डिस्प्ले पर रहेगा।
भाई साहब ये जो परिवार हमने जब बनाया था, जीरो से उठ करके भाई हम आए हैं, और आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। तो भाई साहब आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना, दोस्तों को भेज देना यार, है ना। आप अगर अपने किसी दोस्त की हेल्प करेंगे ना, कि भाई वो भी परेशान हो रहा होगा कि क्लास नहीं मिल रही बिजनेस इकोनॉमिक्स की, बहुत तगड़ी क्लास उसको चाहिए थी, है ना, तो उसको भेज देना। और अगर आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट या एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, फर्स्ट एड एंड हेल्थ आपका माइनर है, तो इन्हें सब क्लासें जो हैं अपने परिवार एमएस स्वयं पर उपलब्ध हैं। एक बार प्लेलिस्ट में कहता हूँ विजिट जरूर कर लो, ठीक है। 5 नंबर एमसीक्यू की यहाँ पे बात करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है बताओ। मार्जिनल यूटिलिटी हम इसको इस तरह से समझते हैं, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम समझें तो एक एडिशनल चीज समझ लो इसको, या फिर इसको हम समझेंगे कि भाई साहब अंतिम जो यूनिट है, यानी कि एक्स्ट्रा अंतिम जो यूनिट है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, है ना, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कैसी होती है। शुरुआत में तो ज़्यादा होगी, है ना, बाद में फिर वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखिए मैंने अगर आपको कोई एक जोक सुनाया, आप हंस गए, ठीक है, आप हंस गए, अगर सेम जोक को मैं दोबारा से सुनाऊंगा तब आप कहेंगे अच्छा ठीक है ना। और सेम जोक को मैं तीसरी बार फिर सुनाऊंगा तो आप कहेंगे भैया अब रहने दो, है ना। अगर चौथी बार फिर सुना दिया तो आप हो सकता है अपने कान ही बंद कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, अब आप कहेंगे कि आप बात कैसे कर रहे हैं, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी अंतिम एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, हर यूनिट पे एमयू जो है मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बदलती है, शुरुआत में ज़्यादा होती है और बाद में कम होती है, कंज्यूमर डिसीजन इसी पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। देखिए देखिए गर्मी में ठंडा पानी आपको मिला, है ना, गर्मी में आपको ठंडा पानी मिला तो आप क्या है भाई, आपके लिए मतलब बहुत अच्छा लगा, है ना, आप खुश हो गया मतलब अंतर मन से। दूसरा गिलास आपको जब मिलेगा तब आप कहेंगे ठीक है भाई अच्छा लगा, ये भी अच्छा है। और इस तरह से तीसरा चौथा गिलास आपको दिया तो आप कहेंगे बस भैया अब रहने दो, है ना, अब रहने दो। तो यही क्या है, यही मार्जिनल यूटिलिटी का रियल कंसेप्ट है। हर गिलास पर सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होती जा रही है ना। पहले क्या थी, बड़ी, पहले क्या है बड़ी और बाद में फिर कम होती गई। समझ गए बात, समझे कि नहीं समझे, बहुत बढ़िया। इसीलिए हम रियल लाइफ वाले एग्जांपल को जोड़ रहे हैं आपके लिए, ताकि आप चीजें जो हैं आप रिलेट कर पाए कहीं ना कहीं। 6 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या बताता है, तो भाई साहब ये बताता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती है ना, वो क्या है, घटती है। अब आप कहेंगे कैसे घटती है, देखिए ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड होती है। किस पर डिपेंड होती है, ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार पर। शुरुआत में मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी और बाद में क्या होगी, कम हो जाएगी। ये लॉ ऑफ जो लॉ ऑफ डिमांड है उसकी फाउंडेशन होती है। कैसे होती है, जरा एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यूट्यूब रील्स का हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। देखिए पहले 5 रील आपने बनाई तो आपको बहुत मजा आया, है ना, रील बनाने में बढ़िया अच्छा लगा आपको। 50 रील बनाई आपने तो आपको हैबिट लग गई बढ़िया तरीके से, और फिर जैसे ही आपने 200 रील जो है वो आपने कंप्लीट की तो बाद में आपको फिर धीरे धीरे इरिटेशन होने लगी कि क्या भैया मैं क्या काम कर रहा हूँ, है ना। हो सकता है कई लोगों को 500 के बाद हो, कई लोगों को 1000 के बाद हो, लेकिन धीरे धीरे जो है वो आपका सेटिस्फैक्शन घटता जाएगा। तो हर रील पर जो सेटिस्फैक्शन घट रहा है उसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। 7 नंबर का एमसीक्यू यहाँ पे बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी के ट्रैप की। यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सुनो कैसे। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कब जीरो होती है भाई साहब, तो ये जब जीरो होती है जब सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होती है, ठीक है। जिस कंडीशन पर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगी उसी कंडीशन पर क्या है, उसी पॉइंट पर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, है ना। जिस पॉइंट पर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम वही एमयू क्या होगी, आपने कहा भैया जीरो हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। यहां देखते हैं हम, देखिए एमयू क्या है, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, धीरे धीरे घटती है। जैसे हमने वही सुना था ना कि पहले मैंने आपको एक जोक सुनाया, या फिर वो ठंडे पानी वाला एग्जांपल ले लो कि पहले एक गिलास आपने पानी पिया, आपको बहुत जोर की प्यास लगी थी तो आपका मतलब मन खुश हो गया। फिर दूसरा गिलास पानी पिया तो आपका थोड़ा सा अच्छा लगा आपको। फिर तीसरा चौथा गिलास तो आप कहेंगे भैया हम तृप्त हो गए, है ना। जब लास्ट में क्या हुआ, आपने कहा हम तृप्त हो गए, अब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं 5वां गिलास आप तक आए, 6वां, तो फिर वही चीज़ें आपको बोझ लगने लगेंगी। तो ये चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे जो है वो चीज़ें कम घटती जाती हैं। तो एक पॉइंट पर टोटल सेटिस्फैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा मेरे भाई ध्यान रखना, उसी पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो होगी। उसके बाद फिर ये क्या है, फिर जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव में चली जाएंगी, है ना। अब जब आपको गिलास हम देते ही जाएंगे कि भैया 5वां, 6वां, 7वां और पीते जाओ, है ना, तो फिर क्या होगा, तो वो चीज़ें नेगेटिव में जाएंगी।
जैसे शादी में खाने का एग्जाम्पल अगर हम देखें, 4 प्लेट में आपको मजा आ गया, 5वीं प्लेट आप कहेंगे बस भैया हो गया, है ना, फिर आपको 6वीं दे दी, 7वीं आप कहें अरे भैया ये तो फिर नेगेटिव में जाएंगी चीज़ें। तो यही पॉइंट क्या है, आपका मार्जिनल एन्युटी का 0 बनाता है जब आपका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। चलेंगे 8 नंबर का एग्जाम्पल, आप 8 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा, ठीक है। समझते हैं। देखिए मांग की जो लोच होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, इसको कहते हैं मांग की लोच। ये क्या मापती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये मापती क्या क्या है, तो पहले अगर हम बात करेंगे तो ये मापती है किसी उत्पाद की कीमत, ठीक है, किसी उत्पाद की कीमत ये मांगती है, मापती है, और उसकी आय मापती है। दूसरी क्या मापती है, आय, ठीक है, इनकम, या फिर जो अन्य जो कारक हैं उनमें बदलाव होने पर उसकी मांगी गई जो मात्रा में कितना परिवर्तन आता है, उस चीज को भी ये मापने का काम करती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और सिंपल सी समझ लो, उसके बाद हम इसका आंसर बता रहे हैं। देखिए यह क्या करती है, उपभोक्ता जो यानी कि जो कंज्यूमर होता है उसके व्यवहार की संवेदनशीलता जो है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिवनेस है, उसको ये दर्शाती है, उसको बताती है कि जो कीमत बढ़ने पर या घटने पर मांग कितनी तेजी से जो बदलती है, मांग जो है वो कितनी तेजी से चेंज होती है, मांग में कितनी तेजी से परिवर्तन आता है, ठीक है। अच्छा, जो परसेंटेज चेंज वाला जो कंसेप्ट है उसको हम बताएं, ये बताते हैं कि भैया जैसे 1% भी अगर बदलाव हुआ है मांग में, है ना, मांग में 1% बदलाव होता है अगर, तो हम देखेंगे कि कीमत में कितना बदलाव हुआ, कितने परसेंट बदलाव हुआ। तो ये चीज़ें जो है वो बताने का काम किसका है, आपने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो मैंने जो आपको बात बताई कि ये उपभोक्ता व्यवहार, यानी कि जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसकी संवेदनशीलता को दर्शाती है, रिस्पॉन्सिवनेस को दर्शाने का इसका काम होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि आपने मांग की लोच को भी समझा होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो दोबारा से सुन लेना वीडियो को, ठीक है, दोबारा से सुन लेना। देखिए प्राइस चेंज होने पर डिमांड कितना रिएक्ट करती है, ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता करते हैं। परसेंट चेंज कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया कि यह बताती है कि कीमत में अगर 1% भी बदलाव हुआ है तो मांग में कितने परसेंट बदलाव होगा मेरे भाई, है ना। कीमत में अगर 1% भी बदलाव हुआ है तो मांग में कितने परसेंट बदलाव होगा, ये परसेंट चेंज कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। इलास्टिसिटी वर्सेस अगर देखें इन इलास्टिक डिटरमाइन ये चीज़ें करती हैं, और प्राइसिंग डिसीजन में ये चीज़ जो है वो यूजफुल होती है। कौन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइसिंग डिसीजन में कौन यूजफुल है, तो आप कह देना मांग की लोच। क्या है भैया, मांग की लोच। अब यहाँ एग्जांपल के साथ समझ लो। देखिए पबजी है ना, पबजी है, और पबजी में क्या है भैया, कोई भी उसमें वो चीज़ें होती है ना, कोई, मैं तो खेलता नहीं हूँ, मुझको इतना पता नहीं है पबजी या फ्री फायर की अगर हम बात करें तो उसमें पता नहीं कुछ रिचार्ज वगैरह होता है, पैसे उसमें लगते हैं। तो 100 रुपये के लिए 300 रुपये अगर मांगे जाएं तो हो सकता है कि लोग क्या करेंगे, तुरंत खरीदना उसको बंद कर देंगे। मतलब जो डिमांड है वो क्या है, हाईली रिस्पॉन्सिव है, यानी कि सेंसिटिव है ना। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसी होगी, मांग की लोच कैसी हो जाएगी, आपने कहा हाई हो जाएगी मेरे भाई। चलेंगे 9 नंबर एमसीक्यू की यहाँ पे बात होगी। ये पीवाई की क्यू से ये रिलेट करेगा। देखिए ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अगर देखें तो बराबर 1 होने पर डिमांड कैसी होती है ना। यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो अगर बराबर 1 हो जाए तो होने पर जो डिमांड है वो कैसी होगी, ठीक है। तो इसको अगर हम समझेंगे, देखिए इस स्थिति में समझेंगे, दोनों बराबर लगा है तो इसको देखेंगे पहले तो हम कि बैलेंस स्थिति है। कैसी है, बैलेंस्ड ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, जो रेवेन्यू है वो कैसा रहेगा, आपने कहा रेवेन्यू सेम रहेगा, ठीक है। रेवेन्यू कैसा रहेगा, तो रेवेन्यू बैलेंस स्थिति में सेम रहेगा। और जो अर्निंग है, जब रेवेन्यू सेम रहेगा तो यानी कि जो अर्निंग है वो भी कैसी रहेगी, आपने कहा भैया अर्निंग भी सेम रहेगी, है ना। अर्निंग भी कैसे रहेगी, सेम रहेगी। अब एग्जाम्पल के साथ समझ लो, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। सुन लो, जैसे मतलब हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में थोड़ी सी ना आई हो, तो एग्जाम्पल से चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर होती हैं। देखिए कोई पिज़्ज़ा है, ठीक है, कोई पिज़्ज़ा है। अब पिज़्ज़ा को क्या करना है भाई साहब, हमें 100 रुपये में बेचना है। सुनना बात, हमें पिज़्ज़ा को बेचना है 100 रुपये में। अब हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे लिखेंगे कि भैया पिज़्ज़ा जो है 100 का नहीं, अब 110 का है, ठीक है। कितने का है, 100 का नहीं है, 110 का है। तो हो सकता है कि जो कस्टमर है वो कहेगा भैया हमें 100 में दे दो, है ना। अब वो तो खरीदना चाह रहा था कि 90 रुपये का मिल जाए, लेकिन जब हमने वहाँ पे प्राइस बढ़ा दिया, 110 कर दिया, तो फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा भैया हमें एक काम करो, हटाओ 100 रुपये का दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भैया जो हमारा प्रॉफिट है वो तो रहेगा ही सेम। क्यों रहेगा, क्योंकि हमें तो 100 में बेचना ही था वैसे भी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं क्या बताती हैं, बैलेंस स्थिति यहाँ पे बताती हैं। समझ गए बात। तो जब बैलेंस स्थिति यहाँ पे बताती हैं तो बात करेंगे अगर राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक। क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक।
अच्छा कैसे होगा ये समझ लो। देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो भैया क्या होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, वो क्या होगा, दोनों ही चीज़ें जो है वो बराबर रहेंगी। टोटल रेवेन्यू जो है वो सेम रहेगा, बैलेंस्ड स्थिति यहाँ पे जो है वो बनेगी। और एग्जाम का भैया ये फेवरेट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि जो पिज़्ज़ा है भाई साहब वो वाला एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना बस कि अर्निंग जो है वो सेम रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि हमें बेचना ही 100 में था पिज़्ज़ा, है ना, हम तो बस 110 रुपये लिख दिए थे केवल वहाँ, है ना। अब तब जाकर के क्या किया कि वहाँ पे देखा कस्टमर ने कि भाई यहाँ तो 100 की जगह 110 अब हो गए, तो हम क्या करेंगे, अब तो हम 90 में लेने का हमारा प्लान खत्म है, तो फिर क्या करेगा, वो कहेगा भैया 100 में ही दे दो। ठीक है, इस तरह की चीज़ है। 10 नंबर का MCQ आपके डिस्प्ले पर रहेगा। अच्छा एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो मतलब एग्ज़ाम टाइम पे नोट्स अपने मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। और भाई साहब बहुत ज़्यादा ऐसा प्राइस नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हाई प्राइस आपके लिए रखते हैं, मात्र एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, है ना, एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स का मतलब है कि उसमें मैराथन भी हम आपको इंक्लूड करके देंगे, और जो क्लास नोट्स हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो वही आपको नोट्स देंगे। इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि आप वीडियो में अच्छे से समझते चले जाएंगे, और आपको सब जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे आपके ये नोट्स आपकी हेल्प आपको कर देंगे। ठीक है, और भाई साहब ये नोट्स नहीं है, मैं कहूँगा ये रामबाण नोट्स हैं। ठीक है, विश्वास रखना अपने भाई पर, और जिन लोगों ने हमसे पहले पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि अपनी जो चीज़ें हैं वो सीधे सीधे एग्जाम में मिलती हैं। बच्चे हमसे ये कहते हैं कि सर क्या आपने ही पेपर बनाया, है ना, क्या आपने ही मेरा एग्जाम में पेपर बनाया था। और आप जब एग्जाम हॉल से आते हैं ना तो एकदम मुस्कुराते बाहर आते हैं, आप खुद कहते हैं कि सर पूरे क्वेश्चन फंस गए। लगभग 2-4 क्वेश्चन इधर के उधर हो सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो है अपनी वीडियो से ही रहेंगे। एक वीडियो से नहीं कह रहा हूँ मैं, चारों यूनिट जो मैं कंप्लीट कराता हूँ उन चारों यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 92 36 32 63 96। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, आप हमसे बोलें कि आपको नोट्स चाहिए। ठीक है, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब बात करेंगे 10 नंबर के MCQ की, सुन लो। इलास्टिक डिमांड का अर्थ क्या है। ठीक है, इलास्टिक डिमांड के अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका जो अर्थ, पहले तो एक बात समझ लो कि जो इलास्टिक डिमांड है वो कैसी हो भाई साहब, एक से जो है वो ज़्यादा हो जाए, एक से ज़्यादा हो जाए। अब कैसे ज़्यादा हो जाए इसको सुन लो। देखिए मूल्य बदलने पर, जो प्राइस है वो बदलने पर क्या होगा, डिमांड ज़्यादा बदलती है। कैसी होती है, डिमांड भैया ज़्यादा बदलती है ना। प्राइस अगर बदल जाए तो डिमांड ज़्यादा बदलेगी। देखिए डिमांड हाईली सेंसिटिव होती है ना, तो प्राइस चेंज से डिमांड ज़्यादा बदलेगी। और लग्जरी गुड्स में क्या है, ये चीज़ें कॉमन्स होती हैं। लग्जरी गुड मतलब जो है ना, लग्जरी गुड आप समझ गए होंगे। प्रॉफिट प्लानिंग में ये चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जरा हम क्या करेंगे, यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझ रहे तो चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखिए जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स का कोई भी सब्सक्रिप्शन है 199 रुपये में मिलता था, अब अगर वो 499 रुपये में मिल रहा है तो इस हिसाब से क्या करेंगे, आधे यूजर जो है वो छोड़ देते हैं, वो कहेंगे भैया अब हमें नहीं चाहिए। मतलब डिमांड जो है वो इलास्टिक है। डिमांड कैसी हो गई, डिमांड जो है वो फ्लेक्सिबल इस तरह से हो गई, कम हो गई डिमांड। क्यों हो गई, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी। मैंने समझा था ना अभी कि ये इन दोनों में जो रिलेशन है वो इनवर्स का होता है। बस गिवन गुड्स की हम यहाँ पे बात अगर कर लें तो गिवन गुड्स में क्या होता है भाई साहब, डिमांड भी बढ़ जाए और जो प्राइस है वो भी बढ़ जाए, है ना। यानी कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड और ज़्यादा घटने की बजाय क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, वो कब होता है बताओ जल्दी से। गिवन गुड्स के बारे में जितना आप समझ में आई हुई चीज़ें आप एक बार कमेंट में लिख दो मेरे भाई, है ना, एक बार कमेंट में लिख दो। और आप ये भी बता दो कि आप किस यूनिवर्सिटी से ये अपना जो वीडियो है वो देख रहे हैं। ठीक है, और आपको चीज़ें समझ में आ रही या नहीं आ रही आप एक बार कमेंट में लिखा तो करो मेरे भाई। हम आप सबके कमेंट पढ़ते हैं और सबके रिप्लाई देते हैं। नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं आप सब कुछ आप कमेंट में हमें बताया करो। ठीक है, और कोई अगर पर्सनल बात है आपको पूछनी है, कोई आपको मार्गदर्शन चाहिए या फिर आप नोट्स हमसे चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे आप हमें, है ना, नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। बाकी अगर कोई पर्सनल बात आपको बतानी है, कुछ आप हमसे मार्गदर्शन चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे मैसेज आप हमें कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपके रिप्लाई वहाँ करते हैं। कोई सार्वजनिक बात अगर आप लिखना चाहते हैं, है ना, तो वो आप यहाँ पे कमेंट किया कीजिए। बिल्कुल हम आप सबके कमेंटों के रिप्लाई करते हैं। अब यहाँ सुन लो 11 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात होगी कि जो इनइलास्टिक डिमांड का क्या अर्थ है। भाई साहब इनइलास्टिक में क्या है, इनइलास्टिक में जो चीज़ें हैं वो इलास्टिक डिमांड क्या है, कम हो जाती है एक से। ठीक है, यहाँ पे वो कम हो जाती है। तो इन दोनों क्वेश्चन को 10 और 11 सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। भाई साहब क्वेश्चन स्किप मत करना, इस चीज़ को ध्यान रखना। स्किप किया आपने, हो सकता है वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बस फिर सीताराम है, फिर ना कहना आप हमसे।
एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं कि डिमांड जो है वो कम सेंसिटिव होती है, प्राइस जो है वो चेंज का कम असर होता है ना। जो नेसेसिटी गुड्स हैं उनकी यहाँ पे बात होती है और स्टेबल डिमांड की यहाँ पे बात होती है। अब यहाँ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए भैया, पेट्रोल है अगर 100 से 120 हो जाएगा तो वो तो ज़रूरत की बात है, हम तो तब भी भरवाएंगे, है ना। लोग फिर भी भरवाते हैं। अभी तो वैसे भी बताओ आपके यहाँ पेट्रोल डीजल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक बार कमेंट में लिखो यार ज़रूर, है ना। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि भाई मार्च में क्या क्या देख लिया बताओ। मार्च में बहुत चीज़ें देख ली कि नहीं देख ली। होली देख ली, कोई कह रहा है कि भाई ईद देख ली, कोई कह रहा है पता नहीं, है ना। बहुत चीज़ें भाई, गैस नहीं मिली, पेट्रोल डीजल नहीं मिला, कहते मार्च का महीना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा महीना हो गया है। ठीक है, चलेंगे, ये सब बातें होती हैं मजाक वाली। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 12 नंबर MCQ की। चलेंगे, 12 नंबर का MCQ आपके डिस्प्ले पर रहेगा। देखिए, अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तो हो सकता है कि तब तक सारी क्लास आ चुकी होंगी, तो इस भरोसे मत रहना कि केवल एक ही क्लास आई है। ठीक है, बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो बाद में क्लास को देखेंगे। तो एक बार मैं कहता हूँ प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट किया करो। और बिजनेस मैनेजमेंट अगर आपका सब्जेक्ट है, आपने उसकी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो भाई साहब बिना झिझक के आप प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको इसकी शेयर कर देंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शेयर कर देंगे, है ना। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लो और भाई अपनी तैयारी को 4 चांद लगा लो, तगड़ी तैयारी कर लो मेरे भाई। चलेंगे, अब देखिए नॉर्मल गुड्स में इनकम इलास्टिक जो है वो कैसी होती है। नॉर्मल गुड्स में अगर इनकम इलास्टिक की हम बात कर लें भाई साहब, तो ये होती है पॉजिटिव। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, यानी कि इनकम बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ेगी, है ना। इनकम बढ़ने पर क्या होगा? डिमांड भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे सुन लो कैसे। अब यहाँ सुन लो कैसे। देखिए, जैसे अगर किसी व्यक्ति की सैलरी जो है वो 15,000 से 50,000 हो गई, सुनना बात, 15,000 से मेरे भाई 50,000 अगर उसकी तनख्वाह हो गई, अब क्या करेगा वो? अब वो बोलेगा अब हम लोकल शूज नहीं पहनेंगे भैया, है ना, अब हमें ब्रांडेड चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी तनख्वाह ज़्यादा बढ़ गई है। जब तनख्वाह बढ़ती है तो फिर लोगों के खर्च जो है, जो चीज़ें जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। हो जाती है कि नहीं हो जाती? अब यहाँ सुनिएगा। देखिए, इसमें क्या होता है, अगर इनकम जो है वो हाई हो गई तो डिमांड भी हाई हो जाएगी। यहाँ इनका क्या है? पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो स्टैंडर्ड क्या है इनके भैया? जो चीज़ें हैं हम पहले ऐसे ही पहनते थे, अब हम उनके जो गुड्स हैं, यानी कि जो सामान है उनका स्टैंडर्ड बदल जाएगा। यहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ का संकेत आपको देखने को सीधा सीधा मिलेगा। 13 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। ये इन्फीरियर से आपको ट्रैप करता है। ठीक है, ट्रैप कैसे करता है? मतलब क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो आपको परेशान करेगा। देखिए, इन्फीरियर गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी कैसे होती है? इन्फीरियर गुड्स में अगर इनकम इलास्टिसिटी की हम बात कर लें तो भाई साहब वो होती है नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव होती है, क्योंकि सस्ती चीज़ों से जो है बेटर गुड्स की ओर जो है जो कस्टमर हैं वो उन्मुख हो जाते हैं, अपना रुख वहाँ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनकम बढ़ने पर जो है डिमांड उनकी बदल जाती है। इनकम बढ़ने पर डिमांड उनकी बदल जाती है। ठीक है, इनकम बढ़ी तो भाई साहब डिमांड जो है वो चेंज हो गई। कंज्यूमर क्या करेगा? बेटर गुड्स की ओर वो है खुद को शिफ्ट कर लेगा। वो कहेगा नहीं, पहले तो हम 10 रुपए की मतलब सिंपल चाय पीते थे, अब हम कॉफ़ी पियेंगे भैया 80 रुपए की, है ना। ठीक है, 5 स्टार की पियेंगे अब हम। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन यहाँ पे बनता है। तो ये कॉमन ट्रैप आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझ लो कि पहले 10 रुपए वाली चाय पीते थे, इनकम बढ़ी, अब भैया हम कैफे की कॉफ़ी पियेंगे। सस्ती चाय की डिमांड ऑटोमेटिकली यहाँ पे गिर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे 14 नंबर MCQ की, कि सब्स्टिट्यूट जो गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करेंगे कि भैया एक चीज़ के दाम बढ़ने पर, है ना, एक चीज़ के दाम बढ़ने पर दूसरी वस्तु जो है उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाए, है ना, उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाए। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिए, शक्कर के दाम बढ़ गए, ठीक है, शक्कर के दाम बढ़ गए तो आप क्या करेंगे? शक्कर नहीं खरीदेंगे, फिर मीठा करना है तो आप गुड़ खरीदेंगे। तो इस तरह से चीज़ें जो होती हैं, जो आपकी पूरक चीज़ें हैं, उनको हम पूरक चीज़ों की का नाम ही मोस्टली हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे एक गुड्स का प्राइस अगर बढ़ा है तो दूसरे की डिमांड जो है वो बढ़ गई। पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पे दिखता है, कंपटीशन भी भाई साहब दिखाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। यहाँ समझ लेते हैं, जैसे पेप्सी है, पेप्सी अगर महंगी हो गई तो लोग क्या करेंगे भैया? लोग कोका कोला खरीदेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। माफ़ करना, 15 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी की हम बात कर लें भाई, तो वो होती है आपकी नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। क्यों होती है नेगेटिव? इसको जरा हम समझ लेते हैं। पहले क्या कर रहे हैं? देखिए, पूरक वस्तु की जो मांग है भाई साहब खुद ब खुद कम हो जाती है एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर, है ना। एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उसकी जो पूरक वस्तु है उसकी दाम ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। कैसे कम हो जाएंगे?
देखिए जैसे चीनी की कीमत बढ़ जाए तो चाय की मांग कम हो जाएगी, है ना। चीनी की कीमत बढ़ गई तो चाय की मांग कम हो गई, है ना। कार और पेट्रोल का ऐसे एग्जांपल है। और पेन और स्याही का है, पेन की कीमत बढ़ गई तो स्याही की डिमांड जो है वो कम हो गई, ठीक है। कार की कीमत बढ़ गई तो भाई साहब कार की कीमत बढ़ गई, लोग खरीदेंगे ही नहीं कार, तो पेट्रोल क्यों डलवाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से पेट्रोल अगर 150 रुपये हो गया, लोग कार कम चलाएंगे, जब कम चलाएंगे तो पेट्रोल की जरूरत कम पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी कम पड़ेगी तो कार और पेट्रोल दोनों की डिमांड गिरती है। तो इस तरह से ये क्या है, पूरक वस्तुओं का नाम यहाँ पे लिया जाता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि दोनों गुड्स साथ में यूज होते हैं, एक का प्राइस अगर बढ़ जाए तो दूसरे की डिमांड भैया क्या है, दूसरे की डिमांड भाई ऑटोमेटिकली घट जाएगी, है ना। नेगेटिव रिलेशन यहाँ पे बनता है, ये एग्जाम का ट्रैप है भैया, ध्यान रखना मेरे भाई, है ना। अब 16 नंबर एमसीक्यू को समझ लेते हैं। डिमांड को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, बताओ। डिमांड को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो करता है भैया प्राइस, है ना। प्राइस क्या है, प्रभावित करता है, कभी प्राइस ज्यादा डिमांड कब, कभी डिमांड ज्यादा प्राइस कम, है ना। कभी प्राइस ज्यादा डिमांड ज्यादा, कभी डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा, कभी प्राइस कम तो डिमांड भी कम, सब चीजें चल रही, कभी पॉजिटिव रिलेशन कभी नेगेटिव रिलेशन, कब कौन सा रिलेशन बनता है मैं आपको समझा चुका हूं। अब इस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो डिमांड को सबसे ज्यादा प्रभावित आपने कहा प्राइस करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, जैसे 20 रुपए की मैगी है, सुनना बात, 20 रुपए की मैगी है, अगर हम 60 रुपए की कर देंगे, है ना, 20 रुपए की मैगी को अगर 60 की कर देंगे तो आधे लोग हो सकता है कि मैगी खाना छोड़ दें, है ना। आधे लोग हो सकता है मैगी खाना छोड़ ही देंगे, है ना, वो कहेंगे भैया प्राइस बढ़ गए, ठीक है। तो इस तरह से जो चीजें देखी जाती है, तो सबसे ज्यादा डिमांड को प्रभावित कौन करेगा, आपने कहा प्राइस करेगा। तो प्राइस जो है वो प्राइमरी फैक्टर है, डायरेक्ट यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, बाकी फैक्टर्स जो है वो सेकेंडरी होते हैं, लेकिन प्राइस जो है डिमांड के तौर पर अगर देखें तो भैया प्राइमरी फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखिए एग्जांपल मैंने आपको सबसे पहले समझा दिया है कि 20 रुपए की महंगी को 60 रुपए कर देंगे तो आधे लोग छोड़ देंगे। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कैसे मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूट में, ये बताया था मेरे भाई कि जब जो है नेटफ्लिक्स के जो दाम है, अगर उसका जो सब्सक्रिप्शन है 199 का अगर पहले होता था और अगर वो 499 का होने लगेगा तो हो सकता है आधे से ज्यादा लोग इंस्टॉल मार देंगे, वो कहेंगे हमें नहीं देखना है, ठीक है। इस तरह से जो चीजें होती हैं। बात करेंगे 17 नंबर के लास्ट क्वेश्चन की कि गडगिल फॉर्मूला किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए पीवाईक्यू के तौर पर हमने इस क्वेश्चन को लिखा है। गडगिल को जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत तगड़े इकोनॉमिस्ट के रूप में इनको हम जानते हैं गडगिल साहब को। इनने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया है ना। अब गडगिल जो फॉर्मूला है वो भारतीय अर्थशास्त्र और किसका हिस्सा है, आपने कहा सर प्लानिंग का हिस्सा है मेरे भाई। किसका, प्लानिंग का हिस्सा हो जाएगा, है ना। अच्छा प्लानिंग का ये हिस्सा तो हो जाएगा, ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो काम करते हैं किस पर संबंधित है, तो भैया सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्लानिंग का। पहले तो आपका आंसर आपको पता चल गया। अब सुनो एक बात, यह क्या है, एक नियम है। यह क्या है, एक नियम है जिसके आधार पर भारत में केंद्र सरकार जो है राज्यों को विकास कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता यानी कि सेंट्रल असिस्टेंट जो है वो आवंटित करती है। कौन करती है, तो केंद्र सरकार करती है। और ये जो काम करता है वो किस पे काम करेगा, तो आपने कहा सर रिसोर्स एलोकेशन पर, है ना। किस पे काम करेगा, रिसोर्स एलोकेशन पर ये काम करता है, ठीक है। और भाई साहब कैसे करता है, सुनिए, जैसे मतलब जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा होती है तो वहां आर्थिक सहायता भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं कि डॉक्टर गडगिल साहब क्या हैं, इंडियन प्लानिंग एक्सपर्ट इनको मानते हैं। और गडगिल फॉर्मूला जो है वो रिसोर्स एलोकेशन पे काम करेगा, है ना। तो स्टेट ऑफ फंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखा जाता है, यानी कि राज्यों का जो मैंने अभी आपको बताया, मतलब जो सेंट्रल असिस्टेंट है यानी कि केंद्रीय सहायता है वो केंद्र सरकार राज्यों को इस तरह से आवंटित करती है, वो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। भाई साहब एग्जाम्पल है, समझते हैं कि सरकार अलग अलग राज्यों को जो है वो पैसा देती है। किस तरह से देती है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कोई जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, है ना। अब वहाँ पे हो सकता है कि भाई आर्थिक सहायता की ज़्यादा ज़रूरत हो तो वहाँ पे पैसे देगी, तो किसके कितना मिलेगा, इसी लॉजिक पर जो चीज़ें हैं वो डिसाइड होती हैं, ठीक है। किस राज्य को कितना मिलेगा, तो वो चीज़ें जैसे यूपी का बजट है वो कितना आवंटित हुआ है ना, आंध्र प्रदेश का कितना हुआ है, तमिलनाडु का कितना हुआ है, मतलब शिक्षा पर उसने यूपी में कितना खर्च किया गया। अब जो जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे बिहार को बहुत सारे लोग आज के टाइम पे तो नहीं पिछड़ा है, लेकिन पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा था बिहार। तो बहुत जब ज़्यादा पिछड़ा था तो वहाँ पे शिक्षा के लिए एक अलग बजट की बात वहाँ पे होती थी, है ना, ज़्यादा बजट वहाँ पे आवंटित होता था। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे भाई साहब, उम्मीद ऐसे करेंगे कि बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन अंदाज में हमने एक एक बात आपके माइंड में फिट की होगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट अगर आपका सब्जेक्ट है भाई साहब, आप परेशान हैं
कि आपको क्लास नहीं मिल रही, आप लास्ट टाइम पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब क्या पढ़ लें। तो बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं है, मात्र एक एक क्लास में एक यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं, है ना। और एक यूनिट की पूरी अगर हम टाइम देखें उनका, तो 20 से 30 मिनट में हम एक यूनिट को पूरा तोड़ के रख देते हैं। कोई पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देते हैं, एक क्लास में पूरी एक यूनिट कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद कई मॉडल सीरीज से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप अगर चारों यूनिट को बढ़िया अच्छे से देखने को बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि 1-1.25 घंटे में या 1.5 घंटे में आप अपना सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास 1-1.5 घंटा भी नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि बस सीताराम है फिर सब, है ना। तो आप चाहें तो देख लें, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सबकी प्लेलिस्ट बनी है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आसानी हो चीज़ों को आप तक पहुंचाने में, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इसकी भी बहुत अच्छी क्लासेस हमने आपको दी थी। क्वालिटी एक्सप्लेनेशन हम आपको देते हैं, कोई कचरा हम आप तक नहीं पहुंचाते हैं, आप सबको पता चल गया होगा वीडियो को देख करके, है ना। वीडियो अगर पसंद आई हो, बहुत अच्छी लगी हो, सच में अच्छी लगी हो, तो एक बार बताना जरूर कि वीडियो बहुत अच्छी है। और यूनिट 2 अगर आप चाहते हैं तो आप हमें बताओ पहले कि यूनिट 2 आपको चाहिए। अगर पसंद आई वीडियो तब हम आपको यूनिट 2 देंगे, ठीक है। और बाद में अगर आप ये क्लास देख रहे होंगे तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई सारी क्लास आ चुकी होंगी, तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेना। इस धोखे में मत रहना कि केवल एक ही क्लास आई है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा, एक और बात सुन लो, बहुत सारे भाई बहन ने हमें बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के उन्हें न्यूमेरिकल चाहिए, तो भाई हमने इंपॉर्टेंट फार्मूला के साथ न्यूमेरिकल कंप्लीट कराए थे। अब बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि और न्यूमेरिकल चाहिए। अब अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल की क्लास देने की भी, ठीक है। और बाद में हमें आपको मैराथन तो देनी ही है, ठीक है। मैराथन तो हम जरूर देंगे, ठीक है, तो वो देंगे आपके एग्जाम टाइम पे। इसलिए भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ऐसा ना हो कि हम आपको मैराथन दें और आप मिस कर जाओ, ठीक है। मैराथन क्लास ऐसी रहेगी कि आपको चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट आपकी करा देंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ साथ एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स और फर्स्ट एड एंड हेल्थ सबकी क्लास अपने परिवार एमएस पर उपलब्ध है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ की अगर हम बात करें तो मॉडल पेपर जो चीज़ें हैं वो हमने पहले आपको कराई थी, नई क्लास हम बहुत जल्दी आपको देंगे, है ना। और आप बाद में क्लास देख रहे हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, तब तक सारी क्लास आ चुकी होंगी, ठीक है। आप बताओ जरूर कि नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे और क्या सच में पूरी यूट्यूब पे दमदार क्लास लगी है। एक एक बात को मैंने आपके माइंड में क्या बेनिफिट किया है, ये सब बातें एक बार कमेंट में लिख देना भाई साहब, छाती में ठंडक पड़ जाएगी। ईमानदारी से लाइक कर देना, दोस्तों को भेज दो यार, फैला दो क्लास को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राधे राधे।